हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार साइंस का क्लास लेके फिर आ गए। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा शिक्षक, सहायक शिक्षक, CG टेट की स्पेशल टारगेट वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से आपको लगातार तैयारी करवाई जा रही है। जो भी क्लासेस रहते हैं, आप बोलते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूट्यूब में अच्छे से नहीं दिया रहता उसको हम लोग के द्वारा क्लास भी करवाया जा रहा है। साथ में एक एक टॉपिक के जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्यापम में आधारित हो सकते हैं, उसी पैटर्न में हम लोग का डेली प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है। तो आप चाहते हैं कि हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट की बेहतर एनालिसिस साथ आपका चयन पक्का हो और आपके चयन के लिए कोई भी वो मत है, बाधाएं मत आए, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। क्षत्रिय शिक्षक, सहायक शिक्षक बैच, ये नंबर है हमारा 75 83 86 44 61। इसमें व्हाट्सअप में मैसेज कर आप एक बार डिटेल ले लीजिए, डेमो देख लीजिए, सबकी पूरी जानकारी ले लीजिए, उसका जुड़ जाइए। ठीक है, अभी भी समय मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ें, थ्योरी कहीं से भी पढ़ें, कहीं कोचिंग ज्वाइन किए, तो भी आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, या आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, ताकि अगर समय रहते आप उसमें सुधार कर पाएँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई फीस नहीं है हमारा, 699 799 रुपये बस फीस है। वो आज से लेकर जब तक शिक्षक भर्ती पेपर नहीं होगा तब तक लगातार बैच चलेगा। ये नहीं कि एक बार जो बन गया उसी को देते, हर बार नया टेस्ट में क्वेश्चनों नए ऐड होते जाते हैं। ठीक है, जितने बार सिलेबस होगा उतने बार कराएंगे। चलिएगा, हम लोग इकाई 7 के अंतर्गत कर रहे थे, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ने सबसे सूक्ष्म जीव कर रहे थे। पहले हम लोग ने वायरस पे पहला क्लास किया, दूसरा क्लास जीवाणु पे किया, आज हम लोग करेंगे तीसरा क्लास कवक पे। तीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो सबको हम लोग कराएं। इसमें ये सब कवर हो रहा है, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, ये सब कवर हो रहे हैं। इसको आगे लगातार हम लोग करेंगे। चलिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट भी होगा, लगभग 3 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, उससे तो एक दिन क्लास नहीं हो पाया था, फिर आज साइंस का कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग चाहते हैं कि आप डेली टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट आप तैयारी हो, हर चीज़ प्रैक्टिस हो एकदम परफेक्ट व्यापम लेवल पे, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सोचने की भी ज़रूरत नहीं, इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, सहायक शिक्षक केवल 699 रुपीज़ आज लास्ट है, देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का आज महीने का अंतिम दिन। शिक्षक 799 रुपीज़, सहायक शिक्षक 1299 रुपीज़। ठीक है, तो जितने लोग भी नहीं करवाए, आज मैं 12 बोल रहा हूँ, करवा लीजिएगा। बहुत बेहतर रणनीति है। 2023 में 200 प्लस चयन इसी रणनीति के तहत हम लोग के बैच से हुआ है, और इस बार और बेहतर करने की कोशिश है। जितने भी प्रकार की जो सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं सभी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए, पूरा अंतिम तक देखिएगा। आर्ट्स वाले को भी देखना है क्लास, ध्यान दीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, आर्ट्स वालों को ही 15 नंबर में साइंस और गणित पढ़ना पड़ेगा ना, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आज देखेंगे कवक। पहले देखे हम लोग विषाणु, फिर जीवाणु, और आज देख रहे हैं कवक के बारे में। देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, अंतिम में बने रहिएगा। कवक, कवक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। फंगी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, आप देखते हो जनरली लैटिन भाषा ही आता है, तो आपको नहीं पता है तो भी आप लैटिन भाषा मार देंगे तो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? छत्रक या मशरूम। आप जो मशरूम खाते हैं ना, बोलते हैं ना मशरूम, वो कवक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा को माइकोलॉजी कहते हैं। देख लीजिएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से बनता है। कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नोट्स बनाना चाहें तो यही क्लास से नोट्स बना लीजिएगा देखने के बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम पौधों के एक वर्ग के लिए फंजाई शब्द का प्रयोग किया था। तो एक पौधों का एक वर्ग था, जैसे कि वो रहता है ना, काई बोलते हैं। ठीक है, जो तालाब वालाब में रहता है। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द बोला था कैरोलस लिनियस ने, फंगी। ठीक है, या हिंदी में बोला था फंजाई। ठीक है, तो ये पूछता है किसने सर्वप्रथम पौधों के लिए फंजाई शब्द प्रयोग किया, किसने सर्वप्रथम फंजाई शब्द प्रयोग किया, तो नाम आएगा आपका कैरोलस लिनियस। आगे देखेंगे एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम लोग ने सभी में पढ़ा है। ठीक है, चाहे आपका विषाणु में हो, चाहे आपका जीवाणु में हो, सभी में हम लोग ने पढ़ा है कि आधुनिक जो कवक का हो गया उसका जनक किसको, उसमें आधुनिक जीवाणु पढ़े थे, आधुनिक विषाणु पढ़े थे। इसमें याद रखिएगा, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? एंटोन डी बेरी को बोला जाता है। ठीक है, कवक क्या है? वास्तव में संवहन ऊतक रहित तथा केंद्रक युक्त यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये संवहन ऊतक रहित होते हैं या केंद्रक युक्त होते हैं, यूकेरियोटिक हैं। इनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभक्त नहीं होता, अर्थात कवक सुकाय होते हैं। ये पूछता है कवक क्या होते हैं, सुकाय होते हैं। यार कौन सा इनमें से सुकाय होते हैं? सुकाय मतलब यही है कि जिसका शरीर जड़ तना पत्ती ये सब में विभक्त नहीं होता, ठीक है, एक ही होता है, पूरा एक ही तो रखा है। आप लोग मशरूम भी देखोगे ना, बस ऐसे डंडी रहता है और ऐसे का कैसे का रहता है, उसमें ना पत्ता होता है, ना तना होता है, ना जड़ होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। क्लोरोफिल, पर्णहरिम जिसको बोलते हैं, जिसके कारण भोजन बनाते हैं सूर्य की उससे, तो इसमें क्लोरोफिल पर्णहरि की अनुपस्थिति के कारण ये परपोषी होते हैं, मतलब खुद से भोजन नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तथा सहजीवी, या किसी के साथ जीवित होते हैं या किसी के थ्रू जीवित होते हैं। सहजीवी, परजीवी, मितोपजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखेंगे ना, ठीक है, नोट्स में आते जाइएगा ना, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है कवक में। ये परपोषी होते हैं, सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, मितोपजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें भोजन का संचय वसा व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन, कवकों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। मैं सारे क्वेश्चनों को कैसे बन सकता है उसको ही बताने फॉर्मेट कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब आपको बैच में कवर करवाया जाएगा। सारे क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आप जो भी थ्योरी देख रहे हैं उसके व्यापम लेवल पे, क्षत्रिय व्यापम लेवल पे क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो, तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं बार बार जितने यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर एक भी बच्चा ऐसा होगा जो हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर, आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपका जो पॉइंट से आप चुकने का जो चांसेस है वो ना रहे, और एक बेहतर आंकलन से आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। चलिए, कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीविता में रहते हैं। बताया कि सहजीविता में किसी के साथ जीवित रहते हैं, ठीक है। कवक शैवालों के साथ, शैवाल मतलब जानता ना, वही इकाई वो जो बोला था, ठीक है, लाइकेन कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो सहजीविता के साथ रहते हैं उसको लाइकेन बोलते हैं, ठीक। तो कुछ कवक जो सहजीविता के साथ रहते हैं शैवालों के साथ, उनको लाइकेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक जानकारी पढ़ लिया कवक के बारे में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है छत्र का मासूम। 21 शाखा का अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं तो माइकोलॉजी, ठीक है। और आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, एंटोन डी वेरी को, ठीक है। फंजाई शब्द किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। बाकी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कवकों की संरचना। अब हर चीज़ का हम लोग संरचना पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंगी देख लेते हैं। तो कवक क्या होता है, सरल संरचना वाले सूक्ष्म पौधे हैं। कवक किसके अंतर्गत आता है, पौधों के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, ठीक है। जो एक कोशिकीय कवक सूत्रों से बने होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। इन कवक सूत्रों की भित्ति सेल्यूलोज या काइटिन या कैलोस की बनी होती थी। इनमें क्या है, जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की या काइटिन की या कैलोस की बनी होती है, ठीक है। चलेगा, आगे अगला पॉइंट देते हैं, कवकों में प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंगी। कवक में 3 प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। पहले तो सबसे पहले तीनों का नाम याद रख लिए, कौन कौन से हैं, तो तीनों का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले है वर्धी प्रजनन, ठीक है, दूसरा अलैंगिक प्रजनन और तीसरा लैंगिक प्रजनन। तो याद करने का ऐसे याद कर लीजिए, लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी, ठीक है, ऐसे बोलिए 2-3 बार, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन, ठीक है। तो वर्धी प्रजनन में क्या होता है, कौन विखंडन होता है, विभाजन होता है, मुकुलन होता है, इनके द्वारा आपको वर्धी प्रजनन कवकों में होता है, ठीक है। अलैंगिक में क्या कौन कौन सा होता है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, कोनिडिया नामक विशिष्ट रचना की सहायता से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन में ये 2 प्रकार के निश्चेत केंद्रकों के संलग्न होने से होता है, ठीक है। तो ये बस नाम याद रखिएगा, कवकों में कितने प्रकार प्रजनन होते हैं, 3 प्रकार से, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे कवकों का आर्थिक महत्व। आप चाहते हैं इन सभी के स्पेशल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपके कवर हो, तो आप बार बार बोलो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा ना। कवकों का आर्थिक महत्व और हानिकारक प्रभाव। तो इसमें आर्थिक महत्व भी हमारा फ़ायदा भी कराता है। कैसे फ़ायदा कराते हैं, ब्रेड डबल रोटी खाते हो, इससे बनता है, कवकों के थ्रू ही बनता है, ठीक है। तो वो हमारा आर्थिक महत्व देता है। हानिकारक प्रभाव क्या है, दोनों को पढ़ेंगे अब, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी। देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। कवकों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विटामिन, कौन कौन से विटामिन, थायमिन, B1 का नाम क्या है, थायमिन, याद कर लीजिएगा। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ये पूछता है आपको, ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमिन है। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन।
विटामिन B5 का नाम क्या है? निकोटिक अम्ल। और बायोटिन, विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिक। ठीक है, किस संश्लेषण में उपयोग होता है, मतलब इनके निर्माण में इसका उपयोग होता है कवकों का। याद रखिएगा, संश्लेषण में पूछेगा इनके संश्लेषण में किसका प्रयोग होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, तो याद रखिएगा कवक का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है। लेंथेनेसिन, ठीक है, लेंटिनेसिन नामक पदार्थ रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और यह पदार्थ लेंटिनस इंडोडस नामक मशरूम से प्राप्त होता है, जो कि एक कवक है मशरूम। ठीक है, तो देखिएगा लेंटिनस इडोडस, ठीक है, इडोडस है, लेंटिनस इडोडस, ये एक मशरूम है, कवक है। इससे लेंटिनेसिन नामक पदार्थ मिलता है जो रक्त में हमारे शरीर में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पेनिसिलियम कोमोबटी का प्रयोग पनीर बनाने में होता है। तो आप लोग देखें पनीर बनता है, लेकिन बड़े बड़े होटल में जब बनता है तो बड़े मात्रा में फाड़ने के लिए उसको ज़्यादा मात्रा बने बोल के इसका प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कोमोबटी का प्रयोग पनीर बनाने में होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है सैकेरोमाइसिन सेरेबी डबल रोटी बनाने में काम। मैं बोला था आपको डबल रोटी में आर्थिक बेनिफिट में हमारा डबल रोटी बनाने में कवक का प्रयोग होता है। तो कौन से कवक का प्रयोग होता है? सैकेरोमाइसिस सेरेबीजी, ठीक है, सेरेबीसी। फिर अगला ईस्ट कवक को बोला जाता है। ईस्ट में उपस्थित जाइमेज के कारण किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें सरगरा से एथिल एल्कोहल शराब बनता है। शराब बनाने के लिए भी ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, सरगरा से एथिल एल्कोहल बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन औषधि बनता है। याद हो कि 1948 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आपको पता है ना, स्कूल कॉलेज में भी ये पढ़ते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसीलिए इनको वर्ष 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो ये सब कवक से ही बना है ना, ये कवक ही है पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन औषधि बना। ठीक है, ये सब हम लोग आर्थिक बेनिफिट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्राइकोफाइटोन एवं माक्रोस्पोरम कवकों द्वारा दाद रोग उत्पन्न होता है। जो दाद होता है ना, दांत खाज खुजली वाला खुजलाते हो, तो ये इसी कवक के कारण हमारे शरीर में आ जाता है। तो इसी कवक के कारण हमारा दाद रोग उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस से कैंडिडियोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे त्वचा, मुंह, मादा जननांग आदि संक्रमित होते हैं। आगे है एस्परजिलस फ्यूजेरियम म्यूकर के बीजाणुओं से ही हे फीवर रोग होता है। ये पूछा है कई बार ना, हे फीवर रोग किससे होता है? तो ऑप्शन रहेगा आपका जीवाणु, विषाणु, कवक। यहीं तक बस पूछता है, ये नाम नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। बस ये पूछ देता है कवक, जीवाणु, विषाणु किससे होता है। हे फीवर किससे होता है बताइए, जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे तो आपको पता होगा। अभी पढ़ गया ना हम लोग कवक, ये सब क्या है? कवक है। तो ऑप्शन में आपका रहेगा हे फीवर किससे होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, तो आप लोग भी जैसे ही पढ़ते हैं कोई भी थ्योरी तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे बन पाते हैं। ठीक है, अब कवकों के कारण जो देखिए लाभ वाले चीज़ तो देख लिए, अब हानि वाली चीज़ देख लेते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, बस सुनते जाइएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट छाले होना, जो छाला हो जाता है ना, तो ए नाइजर या मोनीलिया, ये कवक के कारण होता है। बस ये नाम याद रखेंगे तो भी याद रखेगा कि छाले कवक के कारण होते हैं। ठीक है, एस्परजिलस आर्टी, ठीक है, एस्परजिलियोसिस, ठीक है, ये भी आप कवक के कारण होता है। नाम इतना तो याद होगा नहीं और करने की भी ज़रूरत नहीं, बस कवक के कारण होता है, ये याद रखिएगा। परागज ज्वर, ये भी आपके कवक के कारण होते हैं। हे फीवर, जो आपको बताया ना, हे फीवर आपके कवक के कारण होता है। इंग्लिश में हे फीवर बोलते हैं, हिंदी में पराजर ज्वर। ये दे देगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा ही नहीं होगा। बस बुक में भी दे देता है हिंदी में, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना हे फीवर। ठीक है, हे फीवर ऐसे का लिख देता है तो आपको उसी को याद रहता है, लेकिन आप जब देखेंगे पराजर ज्वर तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है। इसी को बोलते हैं हे फीवर को, पराजर ज्वर, जो कवक के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एथलिक फूड हो जाता है ट्राइकोफाइटोनी जाति के कारण। कवकों की एक ट्राइकोफाइटोनी जाति पाई जाती है, एथलिक फूड। ठीक है, कवकों के कारण होता है, याद रखेंगे। आगे कैंडिडिएसिस, ये कैंडिला एबिकेंस। ठीक है, उतना ये याद नहीं, बस उतना याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं विषाणु और जीवाणु में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। दोनों में आपको अच्छे से पढ़ना है। विषाणु जीवाणु को कंपेयर करके पढ़ना है। कवक को तीनों को अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जीवाणु विषाणु कवक, ठीक है, उसका जितने भी क्वेश्चन बैच में करवाएंगे और आगे भी दूसरा चरण चलेगा उसमें भी आपके कवर होंगे, तो अच्छे से फिर इसको रिवाइज करके टेस्ट देते जाइएगा, ठीक है। चलिएगा पहला देखते हैं जीवाणु। जीवाणु क्या है, एक कोष की होता है। विषाणु क्या है, अकोष होता है, ठीक है। विषाणु अकोष की होता है, जीवाणु एक कोष की होता है। जीवाणु सुसुप्त अवस्था में नहीं रह सकता, या तो जीवित रहेगा या मर जाएगा। लेकिन विषाणु क्या रहता है, ना तो साला जीवित रहता है ना मर जाता है, वो दोनों रह सकते हैं। कभी जी भी सकता है, कभी मर भी सकता है। जैसे जीवित लोगों के संपर्क में आता है तुरंत उसमें जान आ जाता है और फेंक दोगे तो क्रिस्टल रूप में पड़ा रहता है, मर गया टाइप का, ठीक है, कई लाखों साल तक। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुसुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं। मैं बताया ना, आप इसको अगर जीवित कोशिका से अलग कर दोगे तो मर जाता है, मतलब एक क्रिस्टल टाइप का पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जीवित कोशिका के संपर्क लागो तुरंत उनमें आत्मा आ जाती है, ऐसा टाइप का कहानी हो जाता है। और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है तो ये जीवित हो जाते हैं, ठीक है। यह है विषाणु की खासियत, विषाणु कभी मरता नहीं है। आगे देखेंगे, जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है, ठीक है। जीवाणु बड़ा होता है ना, विषाणु छोटा सा होता है, जीवाणु उससे बड़ा होता है। इसीलिए जीवाणु को हम लोग प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। थोड़ा बड़ा वाला जो कण रहता है ना सूक्ष्मदर्शी द्वारा, उसको इससे देखते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा। उससे छोटा रहता है उसके इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। और विषाणु में देखेंगे, विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है, तब इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो विषाणु को देखना है तो हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए, और जीवाणु को देखना है तो हमको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ये दोनों को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। विषाणु चाहिए तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जीवाणु चाहिए तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। इन्हें संग्रह नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। जीवाणुओं को संग्रह नहीं कर सकते क्योंकि संग्रह करें वो मर जाता है। लेकिन विषाणु को संग्रह कर सकते हैं क्योंकि वो मरता ही नहीं, क्रिस्टल के भांति रूप में संग्रह करके रख सकते हैं। जब फिर भी वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा फिर से जीवित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पढ़े हम लोग ने, जीवाणु एक कोष की है, विषाणु अकोष की है। इस सुसुप्त अवस्था में रह सकता है, नहीं रह सकता जीवाणु, ठीक है ये, लेकिन विषाणु रह सकता है। जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है, इसीलिए इसको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। लेकिन विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, ठीक है। इन्हें संग्रह नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मर जाते हैं। इन्हें संग्रह कर सकते हैं क्योंकि ये तो सुसुप्त अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं। बस इतना ही है, कंटेंट इतना ही इम्पॉर्टेंट था आप लोग के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे इसके, और आज छोटा सा क्लास है, कल फिर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस के साथ ही एक एक टॉपिक वाइज के पूरे कंप्लीट तैयारी हो। आज मंथली के लास्ट है तो उसका ये सारे ऑफर हट जाएंगे और सब में 999, 999, 999, 999 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिनको भी बेनिफिट उठाना होगा। ये पूरा है ना, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा, साथ में अभी CG टेट का 20-25 दिन इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिएगा, कल फिर से प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं किस सब्जेक्ट के लाने हैं, तो तैयार रहिएगा। ये मैसेज आया था, कवक को कंप्लीट कराइए करके, उसको करा दिए। और होते रहेगा टॉपिक वाइज, थ्योरी भी कराते रहेंगे बीच बीच में, प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, साथ में हमारे बैच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज आपको साइंस का टॉपिक डाला है, ध्यान दीजिएगा, और सामाजिक अध्ययन का भी टॉपिक डाला है। दोनों टॉपिक डाला हुआ है, तो उसको बैच में, शिक्षक बैच में आप लोग दोनों उसको पूरा करके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में जाते जाते, और ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों का भी कुछ फीस बचा हुआ था, जिनको सुविधा देते कुछ दिक्कत था, तो बाद में कर दीजिए करके। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, आज फीस जमा कर दीजिएगा जिनका भी बचा था, ताकि हम लोग उसको जो भी अपने टीम मेंबर है, टाइपिंग वाले, स्पेशली टाइपिंग वाले, कंप्यूटर वाले, उन सबको दे पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप स्टेटस में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग भी नए होंगे ना, ताकि आपको जो भी चैनल क्लास अपलोड हो, आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले से पता चल जाए।